बेटा ये तो हुआ अपना थ्योरी पार्ट। अब अपन आते हैं सवालों पर, है ना। बहुत सारे कंसेप्ट अपन ने समझ लिए। वृत्त के लिए देख लिया कि सरलतम रूप में वृत्त का समीकरण कैसे लिखेंगे, मानक रूप में कैसे लिखेंगे, केंद्रीय रूप में कैसे लिखेंगे, व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे। अगर व्यास के दोनों सिरे दिए हैं तो वृत्त का समीकरण कैसे लिखना है। वृत्त द्वारा निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंड क्या है, किसी बिंदु की स्थिति की जांच करनी है, किसी बिंदु की न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी ज्ञात करनी है, प्राचलिक रूप में लिखना है। ये सारी बातें अपन ने एक साथ अभी कर ली थी। अब इन पर उदाहरण करते हैं, अपन ढेर सारे उदाहरण करते हैं और 1 बाय 1 सब पे रिवीजन करते हुए चलते हैं पूरे कंसेप्ट का, तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशाओं पर, निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशाओं पर 3 एवं 4 लंबाई के अंतःखंड बनाता है। सवाल को समझिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्षों की धनात्मक दिशाओं पर, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 3 व 4 लंबाई के अंतःखंड भी बनाता है। देखिए समझिएगा कैसे हल करेंगे। 2-3 तरीके हैं सवाल को हल करने के। पहला तरीका, चित्र बनाया जाए। सबसे पहला काम तो यही करना है सदैव कि चित्र बना लें आप। देखिए कुछ वृत्त बनाया जाएगा तो इस तरह का बनेगा। यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई 3 है और यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई 4 है और ये गुजर रहा है एक बिंदु 0,0 से। बस इतना सा दिया हुआ है। अगर ये एक्स अक्ष पर अंतःखंड 3 है तो क्या यह 3,0 होगा और यह अंतःखंड 4 है तो क्या यह बिंदु 0,4 होगा? जी बिल्कुल होगा। तो अगर ऐसा है तो निर्देशीय अक्षों पर जो अंतःखंड है उसके द्वारा या जो बिंदु है उसके द्वारा वृत्त का समीकरण लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसा है। इसमें अज्ञात कौन कौन है? जी, एफ, सी 3 अज्ञात है और अपने पास 3 बिंदु भी हैं। इस वृत्त के समीकरण को 0, 0 से गुजार दें तो हमें मिलता है c बराबर 0। ठीक है, इस वृत्त के समीकरण को 3,0 से भी गुजरना है। क्यों गुजरना है? दिया है ना कि ये अंतःखंड की लंबाई कितनी है? 3। तो एक्स अक्ष पर बिंदु कितना आ गया? 3,0। 3,0 से गुजरेगा तो 9 + 6g + 0 बराबर 0। तो यहाँ से g का वैल्यू -3/2 आ गया। केंद्र के x निर्देशांक की वैल्यू मिलने वाली है, देखो वहाँ से। अच्छा एक और चीज़, यह क्या 0,4 से भी गुजर रहा है? जी बिल्कुल, यह वृत्त 0,4 से भी गुजर रहा है। तो वो भी इसमें रख देते हैं तो उससे मिलेगा 16 + 8f = 0। f = -4। ये f की वैल्यू आ गई। देखो f मिला नहीं मिला आपको? -2, -4 नहीं -2। ये f की वैल्यू आ गई। लीजिए भाई, g मिल गया, f मिल गया, c मिल गया, तीनों अज्ञात मिल गए। वृत्त का समीकरण आ गया x² + y² - 2gx - 2fy बराबर 0। आंसर मिल गया आपको, x² + y² - 3x - 4y बराबर 0। ये मेथड नंबर 1, व्यापक समीकरण के द्वारा वृत्त का समीकरण, 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। ठीक है, अब इसी में मेथड नंबर 2 देखिएगा आप। दूसरा मेथड यहाँ लिखते हैं अपन, इधर बनाते हैं दूसरा मेथड। सवाल में ये लिखा हुआ है कि वो निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंड बना रहा है 3 लंबाई का, 4 लंबाई का। तो इसका मतलब है अक्षों के मध्य जो कोण होगा ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ दो तो ये लाइन क्या व्यास का काम करेगी?
जी बिल्कुल करेगी। इसका ले 3,0 और 0,4 क्या व्यास के सिरे होंगे? बिल्कुल होंगे। 3,0 मेथड नंबर 2 पे आ रहे एंड 0,4 क्या है? व्यास के सिरे हैं। तो समीकरण लिखेंगे x माइनस 3 x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 y माइनस 4 बराबर 0। याद करो व्यास रूप में समीकरण क्या था? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। व्यास के सिरे बन जाएंगे। इसको हल कर लेते हैं। आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y बराबर 0। व्यास रूप में भी आप हल कर सकते थे इस वाले सवाल को। ये एक और तरीके से आंसर आ गया। एक तरीका और बन सकता है, मेथड नंबर 3। तीसरा मेथड, अगर ये बिंदु निकाला जाए बीच वाला बिंदु, तो क्या ये बिंदु केंद्र बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। तो केंद्र क्या होगा? 3,0 और 0,4 का मध्य बिंदु। केंद्र होगा 3/2, इन दोनों का मध्य बिंदु। और त्रिज्या जो होगी वह होगी इस पूरी दूरी का आधा। तो अगर आप इस बिंदु को A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, तो यह तो आया था A प्लस B अपॉन 2 से, और ये आएगा AB दूरी अपॉन 2 से। AB दूरी कितनी आएगी? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का वर्गमूल बटे 2। कितना आ गया बेटा? 5/2। ये त्रिज्या मिल गई। तो आंसर इससे भी आएगा। केंद्रीय रूप में लिखेंगे अब x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। आपको वही आंसर फिर मिल जाएगा। ये मेथड नंबर 3 हो गया। देखो सब पढ़ चुके हैं ना अपन अब ये सारी चीज़ें, इसलिए सवाल पहले नहीं कर रहे थे। सवाल अभी अपन इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब अपने पास एक ही सवाल में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट मेथड उपलब्ध होंगे। मज़ा आएगा अब सवाल करने में। पहला मेथड अपन ने क्या लगाया? व्यापक रूप में 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करा, आ गया आंसर। दूसरे मेथड में हमने क्या लगाया? व्यास के सिरे, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री बन रहा था, ये समकोण बन रहा था। अगर परिधि पर समकोण बनता है तो जो कर्ण होता है वही व्यास भी होता है। तो व्यास के सिरे बन गए, उससे आंसर आ गया। व्यास के सिरे हैं तो मध्य बिंदु केंद्र होगा और व्यास की दूरी का आधा त्रिज्या होगा, उससे भी आंसर आ रहा है। एक मेथड और अभी दिमाग में आ रहा है, देखो वो क्या हो सकता है, अपन उसकी भी बात कर लेते हैं। वृत्त द्वारा निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंड की लंबाई, x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई का फॉर्मूला हमने लिखा और y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई का फॉर्मूला भी हमने लिखा। तो जो वृत्त है, मेथड नंबर 4 की बात कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और ये कहाँ से गुजर रहा है? मूल बिंदु से। तो c का मान तो कितना आ गया? 0 0 0 आ गया ना। 0 0 से गुजरने की वजह से, मूल बिंदु से गुजरने की वजह से c का मान 0 आ गया। चलिए अब x अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष पर अंतःखंड होता है 2√g² माइनस c, जो कि किसके बराबर होगा? 3 के बराबर है ना। लंबाई कितनी है? 3। x अक्ष पर अंतःखंड। इसको हल करते हैं तो ये होगा 2√g² बराबर 3, 4g² बराबर 9, g² बराबर 9/4, g बराबर प्लस माइनस 3/2, g बराबर माइनस 3/2, g इक्वल टू 3/2। इसको नहीं लेंगे और इसको लेंगे। इसका कारण क्या है? g का नेगेटिव करने पर केंद्र का x निर्देशांक आता है ना। केंद्र क्या होता है? माइनस g, माइनस है। और ये जो वृत्त है कौन से चतुर्थांश में है? ये वृत्त प्रथम चतुर्थांश में। इसका मतलब केंद्र का x और केंद्र का y पॉजिटिव आना चाहिए, और केंद्र होता है माइनस g, माइनस है। मतलब g नेगेटिव होगा तभी तो माइनस करने पर वो पॉजिटिव बनेगा, तो g को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। अच्छा, y अक्ष पर अंतःखंड, वो कितना था?
2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, और वो कितना है 4, तो 4 अंडर रूट एफ स्क्वायर बराबर 16, एफ बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4, एफ इक्वल टू -2। लीजिए भाई, जी मिल गया, एफ मिल गया, सी मिल गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x -4y इक्वल टू 0। ये बन गया आपका आंसर। बात समझ रहे हैं? मेथड एक से अधिक हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेथड सही वाला होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष की धनात्मक दिशा पर 6 इकाई का अंतःखंड बनाता है तथा y अक्ष को मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम जरूरी है, कुछ ऐसा चित्र बनना चाहिए। y अक्ष को तो स्पर्श करेगा और x अक्ष को कट करेगा। तो y अक्ष को जहां स्पर्श करेगा वह दूरी यहां से यहां तक की, यह दूरी तो कितनी है 4, और यह अंतःखंड की लंबाई कितनी है 6। कुछ ऐसा सवाल कह रहा है कि x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई तो 6 हो जाए और y अक्ष को मूल बिंदु से कितनी दूरी पर कट करें 4 दूरी पर। तो क्या बेटा यह बिंदु 0,4 हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। इधर यह बिंदु वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अब वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करें। x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई, y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई लगा लें, जल्दी जल्दी आंसर आएगा ना। तो x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 6 होगा। ऐसा एक समीकरण यहाँ से मिलेगा। क्या मिलेगा? जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 9। एक संबंध यहाँ से मिलेगा। y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई 0 है क्योंकि y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो y अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर कितना है 0। तो एफ स्क्वायर का मान कितना हो गया c। ये दूसरा समीकरण आ गया। वृत्त हमने कौन सा माना हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और क्या यह वृत्त 0,4 से गुजर रहा है? जी बिल्कुल गुजर रहा है। 0,4 से वृत्त गुजर रहा है, तो 0,4 इसमें रख सकते हैं, रख देते हैं। तो 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 8f प्लस c बराबर 0, और c का वैल्यू कितना है अपने पास? एफ स्क्वायर, वो इसमें रख दो। तो 16 प्लस 8f प्लस एफ स्क्वायर बराबर 0, f प्लस 4 का होल स्क्वायर, f बराबर कितना आ गया बच्चों? -4। f का मान -4 है तो c मिल जाएगा। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, क्योंकि c बराबर कितना है? एफ स्क्वायर। f मिल गया, c मिल गया। अच्छा, अब f और c मिल गए हैं तो क्या c की वजह से g नहीं आ जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या लिखेंगे? जी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 9, जी स्क्वायर बराबर 25, तो जी बराबर प्लस माइनस 5, तो जी बराबर +5, जी बराबर -5। कौन सा लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे? जी बराबर +5 नहीं लेंगे और जी बराबर -5 लेंगे। -5 का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि इधर साफ साफ दिख रहा है x पॉजिटिव होना चाहिए। केंद्र का x पॉजिटिव होगा, इसका मतलब g नेगेटिव होगा, तो g की वैल्यू -5, f की वैल्यू -4, c की वैल्यू 16। अच्छा, ऐसे कितने वृत्त संभव होंगे? ऐसे एक से अधिक वृत्त संभव है क्या? बिल्कुल, ऐसे एक से अधिक वृत्त संभव होंगे। एक वृत्त यहां भी तो बन सकता है, एक वृत्त यह भी हो सकता था जो 0,-4 से भी गुजर रहा हो। इसका मतलब ऐसे कितने वृत्त संभव होंगे? 2। तो जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो यहाँ आ जाएगा -10x -8y प्लस 16 बराबर 0। तो y निर्देशांक में यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों आ सकता है। दोनों क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ऐसे कितने वृत्त संभव हो रहे हैं? 2, एक अक्ष के ऊपर की ओर, एक x अक्ष के नीचे की ओर। एक का यह बिंदु 0,4, एक का यह बिंदु 0,-4। इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया है, ध्यान देना। बाकी तो सब चीज़ें वही रहेंगी। एक बार f प्लस में आएगा, एक बार f माइनस में आएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए अगला सवाल देखिएगा बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है? बिंदु 1,0 व 0,1 से
गुजरने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। त्रिज्या मिनिमम होनी चाहिए, रेडियस मिनिमम होना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आंसर बताता हूँ, फिर एक बार थियोरेटिकली इसको रिजल्ट को हल करके देखते हैं ना। तो रिजल्ट क्या है, त्रिज्या न्यूनतम होने के लिए दिए गए बिंदु व्यास के मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। सिरे होने चाहिए, त्रिज्या न्यूनतम होने के लिए दिए गए बिंदु व्यास के सिरे होने चाहिए। तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा x-1 x-0 प्लस y-0 y-1 बराबर 0 x² प्लस y² माइनस x माइनस y बराबर 0। ये तो इस रिजल्ट से आंसर आया। अब मैं आपको प्रॉपर मेथड से बताता हूँ कि त्रिज्या न्यूनतम के लिए ये व्यास के सिरे क्यों बन रहे हैं, है ना। वृत्त हमने मान लिया x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, व्यापक रूप में वृत्त को मान लीजिए, ठीक है। अब ये दिए गए दो बिंदुओं से गुजर रहा है, तो 1,0 इसमें रखेंगे और 0,1 भी इसमें रखेंगे। तो 1 प्लस 2g प्लस c इक्वल टू 0, 1 प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से g की वैल्यू -1 माइनस c अपॉन 2 और f की वैल्यू -1 माइनस c अपॉन 2। इसका मतलब g बराबर f, ऐसा तो होगा ही होगा, इतना तो पता लग रहा है। अच्छा, त्रिज्या क्या होनी चाहिए, न्यूनतम मिनिमम होनी चाहिए। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। त्रिज्या होगी -1 माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन 4, -1 माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस c, यही होगा ना। हल कर लेते हैं इसको, कितना होगा 1 प्लस c² प्लस 2c अपॉन में 2 माइनस c का अंडर रूट। त्रिज्या आ जाएगी 1 प्लस c² अपॉन 2 का अंडर रूट, ये आ गई। अब ये त्रिज्या क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होने के लिए c क्या होना चाहिए, 0 दिख रहा है यार, c² है, c² है, c का कुछ भी मान रखो बड़ा होगा, सबसे छोटा कितना होगा 0, न्यूनतम तभी तो आएगा। देयरफॉर r मिनिमम इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 व्हेन c इक्वल टू 0, और c का वैल्यू 0 रखते ही क्या हो रहा है, c का वैल्यू 0 रखो। जैसे ही आप c बराबर 0 रखोगे, g का वैल्यू f का वैल्यू -1/2 आ जाएगा, g का और f का वैल्यू -1/2 आ जाएगा, तो वृत्त आ जाएगा x² प्लस y² माइनस x माइनस y बराबर 0। ये तरीका मिल गया। देखो, तो अपन ने एक रिजल्ट बना लिया कि यदि दो बिंदुओं से वृत्त गुजर रहा है और त्रिज्या न्यूनतम होनी चाहिए, तो त्रिज्या न्यूनतम होने के लिए क्या रिजल्ट बना, दिए गए बिंदु व्यास के सिरे होने चाहिए। क्लियर। तो नेक्स्ट टाइम से इतना क्यों करेंगे, इस रिजल्ट को लगाएंगे और जल्दी से आंसर निकाल लेंगे कि दिए गए बिंदुओं को व्यास का सिरे बनाओ और व्यास रूप में समीकरण लिखो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। चौथा सवाल देखिएगा बेटा, चौथा सवाल क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र सरल रेखा y बराबर x माइनस 1 पर है और त्रिज्या 3 है
तथा वह बिंदु 7,3 से भी गुजरता है। तो पहले चित्र बनाते हैं अपन ना। सबसे पहला काम अपना क्या होना चाहिए, डायग्राम का। देखिए एक वृत्त, केंद्र C, केंद्र किसी एक रेखा पर दिया हुआ है। कौन सी रेखा पर, y बराबर x माइनस 1 पर केंद्र, केंद्र को हम मान लेते हैं h, k। तो y बराबर x माइनस 1 पर अगर h, k है तो k इज इक्वल टू h माइनस 1, ऐसा तो होगा ही होगा। उसके बाद बोला है कि इस वृत्त को किसी बिंदु से गुजरना है, वो बिंदु है 7,3। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3, वो भी दिया हुआ है। लीजिए भाई k बराबर तो h माइनस 1 मिल ही गया। C से A तक की दूरी कितनी होगी, 3 होगी। तो ये AC दूरी 3 होगी। h माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9, और k की जगह क्या रखेंगे, h माइनस 1। तो ये होगा h माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 9। हल कर लेते हैं भाई इसको। कुछ तो आंसर मिलेगा अपने को, -22h 49 16 50 65, 65 में से 9 गए तो कितना होगा बेटे, 56, प्लस 56 बराबर 0, h स्क्वायर माइनस 11h प्लस 28 बराबर 0, h स्क्वायर माइनस 7h माइनस 4h, फैक्टर भी हो रहे हैं। h की दो वैल्यू मिल गई, h बराबर 7 और h बराबर 4। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या केंद्र मिल जाएगा, त्रिज्या तो उसने दी हुई थी, तो केंद्र क्या क्या होगा, केंद्र बनेगा, यहाँ लिखते हैं सेंटर होगा 7,6, क्योंकि h माइनस 1 है दूसरा वाला। तो आंसर आएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। और दूसरा केंद्र क्या बन सकता है, 4,3, तो अब आंसर आएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। यही तो उसने पूछा था कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या तो पता है, जिस बिंदु से गुजर रहा है वो बिंदु मालूम है, केंद्र एक रेखा पर है y बराबर x माइनस 1 पर। तो हमने उस शर्त का प्रयोग करते हुए केंद्र के दो अज्ञातों को एक में बदला और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या के बराबर करके उसको हल करके ज्ञात कर लिया। तो ऐसे कितने वृत्त संभव हुए, 2। एक का केंद्र 7,6 मिल रहा है और एक का केंद्र 4,3 मिल रहा है। ये बनेगा आपका आंसर, लिख लीजिए आप इसको। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, सरल रेखाओं द्वारा बनाए गए वर्ग के अंतःवृत्त का समीकरण ज्ञात करें। तो सरल रेखा युग्म है, इसका मतलब 2 लाइन उसमें है 2 लाइन इसमें है, कुल मिला के कितनी रेखाएं, 4। इन चारों रेखाओं से बनने वाले वर्ग के अंतःवृत्त, मतलब उस वर्ग के अंदर जो वृत्त बनेगा उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो 4 रेखाएं जो इसमें बनेंगी वो कुछ इस प्रकार से बनेंगी। पहले तो हमें उन चारों रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जो वृत्त बन रहा होगा उस वृत्त का केंद्र त्रिज्या ज्ञात करेंगे, कुछ ऐसा चित्र बनेगा। अब जो आपको दिया है वो है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। तो क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं, जी बिल्कुल हो रहे हैं। कुछ इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो रहे हैं, x बराबर 2 और x बराबर 6। तो इसमें जो 2 रेखाएं छिपी हुई थी वो x बराबर 2 और x बराबर 6 थी। तो एक लाइन तो होगी x बराबर 2, एक लाइन होगी x बराबर 6। अच्छा दूसरा भी समीकरण उपलब्ध है, उसके भी गुणनखंड कर दें, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 बराबर 0, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 9y प्लस 45 बराबर 0। गुणनखंड कर देते हैं इसके, y बराबर 5 और y बराबर 9, ये 2 मिल रहे हैं आपको। तो इसमें जो 2 रेखाएं मिली वो भी पता लग गई, कौन कौन सी, y बराबर 5 और y बराबर 9। अब इसकी वजह से क्या हमें चारों शीर्ष पता लग जाएंगे, जी बिल्कुल पता लग जाएंगे। ये वाला होगा
2,5, यह वाला होगा 6,5, और यह वाला होगा 6,9, और यह वाला होगा 2,9। ये चारों शीर्ष मिल गए। अगर आपको वर्ग के चारों शीर्ष मिल रहे हैं तो क्या इस प्रकार से यह बिंदु केंद्र नहीं हो जाएगा? सी केंद्र कितना हो जाएगा वो तो आप इजीली बता सकते हो। इनका मध्य बिंदु या इनका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकाल लो कितना आ रहा है। 2 और 6 का मध्य बिंदु कितना होगा? 4, और इसका होगा 7/2। इधर से निकालो 6 और 2 का 4, और उधर से 7/2। तो केंद्र कितना मिल गया बच्चों? 4,7/2। ये केंद्र आ गया। त्रिज्या चाहिए। अगर आप ध्यान दो तो क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास के बराबर होगी कि नहीं होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी वर्ग है ना यार। अगर वर्ग है तो जो दो रेखाएं बनेंगी जिनके बीच में वृत्त आ रहा है उनके मध्य की दूरी मतलब भुजा की लंबाई क्या व्यास बनेगी? बनेगी। कितनी बनेगी व्यास? 4, 4 का आधा 2, त्रिज्या मिल गई। अच्छा, एक तरीका और त्रिज्या ज्ञात करने का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लो। ये दूरी सरल रेखा हम पढ़ चुके हैं। सरल रेखा में लंबवत दूरी ज्ञात करना हमने सीखा है। उस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, तो आप वो भी ज्ञात कर सकते हो। त्रिज्या यहाँ लिखेंगे, त्रिज्या कितनी होगी? 2। आंसर आएगा x-4 का होल स्क्वायर y-7 का 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। ये बन जाएगा दिए गए प्रश्न का हल कि उस वृत्त का समीकरण जो इस वर्ग के अंदर आ रहा है। अच्छा, एक सवाल और बन सकता था, इस वर्ग के परिवृत्त का समीकरण। और आसान सवाल हो जाए। किसका? परिवृत्त का। परिवृत्त वाला जो बनता वो कहाँ बनता? परिवृत्त वाला कुछ ऐसा बनता। परिवृत्त वाला यह बनता। इसका समीकरण लिखते तो कैसे लिखते? ये तो कौन सा हुआ? ये तो कौन सा वाला है? अंतःवृत्त वाला है। परिवृत्त लिखना है तो परिवृत्त में क्या ये दोनों व्यास के सिरे नहीं हो जाते हैं? अगर परिवृत्त वाला लिखना होता तो डायरेक्टली जो दो सिरे विकर्ण के हैं वही क्या बनते? व्यास के सिरे भी बनते। तो परिवृत्त वाले का आंसर आता x-2 x-6 प्लस y-5 y-9 बराबर 0। पैंतालीस और 12 57 बराबर 0। ये बन जाता। इसका मतलब x² - 8x + 12 प्लस यही तो है जो दो समीकरण दिए थे, इन दोनों को जोड़ दो व्यास रूप में, वही तो आएगा। देखो वही आ रहा है। तो परिवृत्त का पूछा हो तो परिवृत्त का आंसर ये वाला आ जाता है। अंतःवृत्त पूछा था इसलिए थोड़ा हल करना पड़ा। परिवृत्त में तो कुछ हल ही नहीं करना पड़ता। देखो अगला सवाल, देखो बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है। सरल रेखाओं 4x - 3y + 10 बराबर 0 तथा 4x - 3y - 30 बराबर 0 को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 2x + y बराबर 0 पर है। उन रेखाओं पर ध्यान दो। सरल रेखा हम पढ़ चुके हैं। सरल रेखा को देखते ही समझ में आना चाहिए कि वो दो रेखाएं आपस में कैसी हैं। दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं है ना। तो दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन से। ये दो रेखाएं अपन बना देते हैं। ठीक है, पहली लाइन 4x - 3y + 10 बराबर 0 और 4x - 3y - 30 बराबर 0। ये बना दी दो रेखाएं। अब एक वृत्त बनेगा जो दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है ऐसा, और इसका जो केंद्र है वो एक अन्य रेखा पर है इस तरह से 2x + y बराबर 0 पर इसका केंद्र है। तो यहाँ मान लीजिए केंद्र C। अब अगर ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो यह जो दूरी होगी ना इधर, यह दूरी आपस में क्या होगी? बराबर। और क्या यह दूरी त्रिज्या के बराबर होगी? जी बिल्कुल होगी। दूसरी बात, दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो इन दोनों रेखाओं के मध्य जो दूरी होगी
क्या वही दूरी व्यास के बराबर होगी? जी बिल्कुल होगी। और दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी कैसे निकालते हैं बेटा? 10 + 30 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड, वो कितना आ जाएगा? 8। 8 आने की वजह से त्रिज्या मिल जाएगी कितनी? 4। लो भैया, एक काम तो पूरा हो गया। वृत्त का समीकरण जो ज्ञात करे थे उसकी त्रिज्या मिल गई 4। अच्छा, यहाँ कट करता है मान लो ए पर और यहाँ कट करता है मान लो बी पर, तो ये ए सी दूरी और ये बी सी दूरी आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो 90 डिग्री बन रहा है, भुजा बराबर है और यह एंगल भी बराबर होगा। तो आप समझते हो ना, सम त्रिभुज के अंदर ए एस ए, तो ये ए सी दूरी और ये बी सी दूरी भी आपस में क्या होगी? बराबर। तो अगर बिंदु ए और बिंदु बी निकाल ले तो उनका मध्य बिंदु केंद्र आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे? इसको मान लेते हैं हम रेखा नंबर 1, इसको कहते हैं रेखा नंबर 2 और इसको कहते हैं रेखा नंबर 3। तो पहले को और तीसरे को हल करने से बिंदु बी मिलेगा। सॉल्व 1 एंड 3, तो इससे क्या मिलेगा? बी। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। सॉल्व 2 एंड 3, तो इससे क्या मिलेगा? ए। पहली रेखा दूसरी और तीसरी को हल करने से ए और पहली और तीसरी को हल करने से बी। चलिए उसको हल भी कर लिया जाए और बिंदु निकाल लिया जाए। तो पहली और तीसरी को हल करते हैं। 4x - 3y, 4x - 3y प्लस 10 बराबर 0। इसमें y की वैल्यू 2x रख दें। 4x - 3 इंटू -2x प्लस 10 बराबर 0, क्योंकि y बराबर कितना है? -2x। तो y की जगह मैं कितना रख रहा हूँ? -2x। ये हो जाएगा 6 और 4 10x इज इक्वल टू -10, x बराबर -1 मिला। तो बिंदु B मिल गया आपको -1,2, ये आ गया बिंदु B। चलिए इधर A ज्ञात करते हैं। A के लिए 4x - 3y -30 बराबर 0, तो 4x - 3 इंटू -2x बराबर 30, तो 10x बराबर 30, x बराबर 3। तो बिंदु A के निर्देशांक 3,3 इसमें रखा तो -6, तो 3,-6। ये लीजिए A आ गया। A और B दोनों मिल गए हैं तो केंद्र होगा A + B/2। तो केंद्र के निर्देशांक आएंगे -1 और 3, 2 - 3 - 2 1, 6 - 4 तो -2। यह केंद्र आ गया। वृत्त का समीकरण बन गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या कितनी थी? 4। ये लीजिए x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, जो कि वृत्त आपको चाहिए था। दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं थी? समांतर रेखाएं, इसलिए इनके मध्य की दूरी क्या बनेगी? व्यास। ये था सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरुआत करने वाला महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, देखिए सवाल समझिए। पहले सवाल क्या कह रहा है? वृत्त x² + y² - 2x - 6y + 6 बराबर 0 का एक व्यास, व्यास बहुत सारे हो सकते हैं, का एक व्यास एक अन्य वृत्त की जीवा है। तो पहले उस वाले वृत्त को बना लिया जाए। चलिए उस वाले वृत्त को बना लेते हैं। इस वृत्त का व्यास बना लें A B। इस वृत्त का व्यास एक अन्य वृत्त की जीवा है। कुछ ऐसी कहानी, इस वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र 2,1 है।
तो यह बिंदु अपन मान लेते हैं D 2,1 है, ठीक है। उसका केंद्र 2,1 है। अच्छा, जो वृत्त आपको दिया हुआ है वो ये वाला x² + y² -2x - 6y + 6 = 0, तो इसका केंद्र होगा C बिंदु, इसका केंद्र होगा C। तो C कितना होगा 1,3 और इसकी त्रिज्या R1 कितनी होगी, त्रिज्या में आप जानते हो ना 1 + 9 - 6, तो R1 कितना आ गया 2, उसकी त्रिज्या कितनी है 2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2। अच्छा, इसको जोड़ दें, केंद्र अपने पास है 1,3, तो क्या CD दूरी निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो CD दूरी कितनी आ गई 1 + 4, CD दूरी आ गई √5, मिल गई भाई। CD दूरी √5 है। इस वाले त्रिभुज पर ध्यान दें, तो क्या यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यह दूरी कितनी है √5, यह कितना है 2, तो यह कितना होगा √5, ये 2 और ये R2। अब तो निकाल लो R2 का मान कितना आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर R2², तो R2 बराबर 5 + 4 का अंडर रूट, R2 की वैल्यू 3, त्रिज्या कितनी प्राप्त हो गई 3 मिल गई। यही तो उसने पूछा था। छोटे वाले वृत्त का व्यास बड़े वृत्त की जीवा है, तो जीवा बना दी। अब जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है, तो केंद्र से जीवा पर बनाया गया लंब क्या आधा आधा बांटता है, बांटता है। ये आपको कितना मिला था √5, ये कितना था 2, ये कितना आ गया 3। इतनी तो कहानी की गई है, बस इतना हमने हल करा, हमें आंसर प्राप्त हो गया। कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। और आपको बताएं, यह सवाल IIT एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन सवाल का कंसेप्ट आसान है, कैलकुलेशन भी आसान है। अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगला सवाल कह रहा है कि वृत्त को एक सरल रेखा y = x कट करते हुए जा रही है। तो पहले वृत्त बनाया जाए, लीजिए बना देते हैं वृत्त। इस वृत्त को एक सरल रेखा काटते हुए जा रही है y = x, कौन से बिंदु पर A और B पर। तो इस A और B को व्यास मान करके एक नया वृत्त बनाया जाएगा। हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। वृत्त को वृत्त की तरह बनाते थोड़ा सा, है ना, A B बिंदु की आवश्यकता होगी। तो इस वृत्त का समीकरण तो है x² + y² - 2x = 0। क्यों ना इन दोनों को हल कर लें और A और B बिंदु ज्ञात कर लें। तो x² - 2x = 0, इसमें रखिए भाई y = x, x² + x² - 2x = 0, 2x² - 2x = 0। दो बिंदु मिल गए, x = 0, x = 1। तो एक बिंदु तो बन गया आपका 0,0 और एक बिंदु बन गया आपका 1,1। तो अब जो वृत्त आपको ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, वो ऐसा है जो A और B जिसके लिए व्यास है। अगर AB व्यास है, AB क्या है व्यास है, तो व्यास रूप में क्या लिखते हैं x - 0, x - 1, y - 0, y - 1 = 0, अर्थात x² + y² - x - y = 0। ये आ गया आंसर। उस वृत्त का समीकरण जिसके लिए AB क्या है व्यास। तो पहले क्या ज्ञात करा, प्रतिच्छेद बिंदु A और B ज्ञात करे, फिर A और B को व्यास रूप में लिख दिया। व्यास रूप में समीकरण क्या होता है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0। ये आ गया उससे आंसर। सरल रूप में क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि वृत्त द्वारा सरल रेखा पर अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करें। इस वृत्त द्वारा सरल रेखा पर जो अंतःखंड बनेगा उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब यह वृत्त सरल रेखा को कट करते हुए जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि यह AB दूरी कितनी है। देखिए पहला मेथड, सरल मेथड,
इस वृत्त के समीकरण को और इस सरल रेखा के समीकरण को आपस में हल कर लेते हैं। वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 इक्वेशन नंबर 1 और x प्लस वाई बराबर 1 इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व 1 एंड 2। उससे क्या मिलेगा बेटा? प्रतिच्छेद बिंदु, है ना। ये प्रतिच्छेद बिंदु ए और बी मिल जाएंगे तो दूरी सूत्र से आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे रख देते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। 2x क्या बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह ही कहानी चली? तो बिंदु A मिल गया आपको, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 1 आया, और बिंदु B मिल गया, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 0। तो AB दूरी मिल गई आपको √2। लीजिए भाई, वृत्त द्वारा सरल रेखा पर अंतःखंड की लंबाई कितनी आ गई? √2 आ गई। मेथड 2 है, क्या बोला? मेथड 2। हाँ, दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको। दूसरा मेथड ये था मेथड नंबर 1। केंद्र से लंब डालें तो यह P क्या आधा आधा बांटता है बिंदु D पर? बिल्कुल। तो ये AB दूरी के लिए फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है ना, 2√r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब r कितना है? r का मान कितना है? 1। केंद्र कितना है? 0,0। तो यहाँ 0,0 से इस पर लंबवत दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो P कितना आएगा? तो P कितना आ गया? 1/√2। ये लंबवत दूरी मिल गई। त्रिज्या कितनी है? 1। तो 2√1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 2√1 माइनस 1/2 1/2 कितना हो गया? ये 2/√2। आंसर कितना आया? √2। वैसे भी कितना आया था? √2। तो किसी वृत्त द्वारा सरल रेखा पर अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करने के 2 मेथड हो गए अपने पास। पहला मेथड वृत्त को और सरल रेखा को आपस में हल कर लो, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लो। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि अभी वृत्त आसान वाला था। अगर वृत्त होता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy तो थोड़ा समय लगता है ना, टाइम लगता। उससे आसान क्या होगा? इस ब्रह्मास्त्र पे जाना, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ए बी लंबाई 2√r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इससे जल्दी आंसर मिलता है, इससे हल करना चाहिए, जल्दी आंसर आता है। केंद्र की आवश्यकता होती है, त्रिज्या की आवश्यकता होती है, यह दूरी मिल जाती है। इसका दुगना करने से हमें वह अंतःखंड की लंबाई मिल जाती है। नोट कर लीजिए आप इसको, दोनों मेथड को। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इसका अलग केंद्र का x और केंद्र का y प्लस प्लस आने वाला है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो और सरल रेखा 4x प्लस 3y बराबर 6 को भी स्पर्श करता हो। क्लियर? चलिए पहले चित्र बनाते हैं। जो सर्वप्रथम चित्र अपने दिमाग में आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि जो वृत्त होगा वो यह वाला होगा। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, देखो x अक्ष y अक्ष दोनों को स्पर्श कर रहा है, इस रेखा को भी स्पर्श कर रहा है प्रथम चतुर्थांश में भी। तो हम इसका केंद्र मान लेते हैं। केंद्र क्या मान लेंगे? C। केंद्र हम मान लेंगे r, r और त्रिज्या भी कितनी होगी? r। क्यों? क्योंकि अगर निर्देशीय अक्षों को स्पर्श करता है तो केंद्र का x और केंद्र का y आपस में क्या होता है? बराबर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबवत दूरी होगी, क्या वह दूरी भी त्रिज्या के बराबर ही होगी? तो लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। P = r। क्यों? क्योंकि सरल रेखा स्पर्श रेखा बन रही है। अगर सरल रेखा स्पर्श रेखा बन रही है तो केंद्र से लंबवत दूरी r, r से
लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर कर रहे हैं, है ना। r कॉमा r से लंबवत दूरी त्रिज्या के बराबर कर रहे हैं। तो 4r प्लस 3r माइनस 6/5 का मॉड बराबर r। हल कर ले, एक ही अज्ञात है r। 7r माइनस 6 बराबर प्लस माइनस 5r। दो कैलकुलेशन होगी, 7r माइनस 6 बराबर 5r, 7r माइनस 6 बराबर माइनस 5r। कितना हुआ ये? 2r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 3, एक इधर से आएगा 12r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 1/। r के दो मान क्यों आ गए? r का तो एक ही मान आना चाहिए था, दो क्यों आ गए भाई? हमने चित्र में तो एक ही बनाया है, एक रह गया। कौन सा? एक बड़ा वृत्त भी तो बनेगा, वो तो हमने बनाया ही नहीं था, क्योंकि पहले दिमाग में यही आता है। यह भी तो संभव है। क्या इसका भी केंद्र r, r संभव है? जी बिल्कुल संभव है, ये भी संभव है। तो दो आंसर आएंगे, एक r बराबर 3 वाला, एक r बराबर 1/2 वाला। तो आंसर क्या होगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। इधर से आंसर होगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। ये दो आंसर इसके आएंगे। एक केंद्र 3,3, एक केंद्र 1/2 होगा। ठीक है, लिखिए इसको। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा। वृत्त के लिए 3 शर्तें हैं। वो x अक्ष को न स्पर्श कर रहा है ना ही प्रतिच्छेद करता है, y अक्ष को न स्पर्श करता है न प्रतिच्छेद करता है, और तीसरा बिंदु 1,4 वृत्त के अंदर स्थित है। 3 शर्तें इसमें लग रही हैं। तो पहली शर्त जो हमें इजीली समझ में आती है कि बिंदु वृत्त के अंदर है, तो S1 ग्रेटर देन 0 या S1 लेस देन 0, कुछ कंसेप्ट याद आ रहा है? S1 लेस देन 0 है ना, अंदर के लिए कंसेप्ट था, तो S1 लेस देन 0 लगा दिया जाए। सबसे पहला काम हम यही करते हैं, S1 लेस देन 0 लगा देते हैं फॉर 1,4। कौन से बिंदु के लिए? 1,4 के लिए। तो लगा दिया जाए भाई, 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 4 प्लस लैम्डा लेस देन 0। कितना हुआ ये? 1 प्लस 16 माइनस 6 माइनस 40 प्लस लैम्डा लेस देन 0। हल कर ले, 17 माइनस 6 11, 11 माइनस 40 माइनस 29 प्लस लैम्डा लेस देन 0, लैम्डा लेस देन 29। इतना तो आपको यहाँ से मिल गया कि लैम्डा का मान 29 से छोटा होगा। इतनी तो बात आ गई। अब उसके आगे क्या कह रहा है कि x अक्ष को y अक्ष को न कट करता है न टच करता है, मतलब ऐसा दूर दूर रहता है। अगर ऐसा दूर दूर रहता है तो इस जगह लगा सकते हैं g² माइनस सी लेस देन 0 और f² माइनस सी लेस देन 0। काल्पनिक प्रतिच्छेद, x अक्ष पर जो अंतःखंड है वो काल्पनिक है, y अक्ष पर जो अंतःखंड है वो भी काल्पनिक है। तो दो कंसेप्ट लगाएंगे, g² माइनस सी लेस देन 0, f² माइनस सी लेस देन 0 लगा सकते हैं। g² माइनस, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा लेस देन 0, 9 माइनस लैम्डा लेस देन 0। कितना आ गया ये? माइनस सी। ठीक है, तो उधर गया तो लैम्डा ग्रेटर देन 9। यहाँ से भी हल कर लें, माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा लेस देन 0, 25 माइनस लैम्डा लेस देन 0। लैम्डा किससे बड़ा हो गया? 25 से बड़ा हो गया। लीजिए भाई, लैम्डा की वैल्यू 9 से बड़ी, 25 से बड़ी, 29 से छोटी, तो तीनों का कॉमन निकाला जाए। एक तो आएगा 9, एक आएगा 25, एक आएगा 29। 29 से छोटा, 9 से बड़ा, 25 से बड़ा, कॉमन आपको यहाँ मिल रहा है। लैम्डा का अंतराल आ रहा है, लैम्डा बिलोंग्स टू 25 से लेकर के कहाँ तक? 29 तक। ये आंसर आ गया, ये होगा आंसर। तीनों शर्तें लगानी पड़ेंगी। विद्यार्थी क्या करता है, कभी कभी सिर्फ यह शर्त लगा देता है कि बिंदु अंदर है, चलो बस अंदर है, लगा दिया आंसर। लेकिन अंदर होने के साथ साथ x अक्ष y अक्ष को न स्पर्श कर रहा है और ना ही प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वो शर्त भी लगनी चाहिए, g² माइनस सी लेस देन 0, f² माइनस सी लेस देन 0, अर्थात x अक्ष y अक्ष पर जो अंतःखंड है वह काल्पनिक है। ये वाली शर्त भी इसमें लगनी चाहिए। अगला सवाल देखिएगा बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है
कि आयत ABCD के परिवृत्त का एक व्यास, परिवृत्त कौन सा होगा, जो आयत के चारों शीर्षों से गुजरेगा, है ना। आयत के परिवृत्त का एक व्यास सरल रेखा 4y = x+7 है। अब पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन दे रखी है ना 4y = x+7 व्यास, यह व्यास इस वृत्त के इस आयत के सिरों से भी गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, अर्थात वह जो आयत का विकर्ण है वही व्यास है या जो व्यास है वो विकर्ण नहीं है। पहले ये चेक करना पड़ेगा, तो हम चेक कर लेते हैं पहले। 4y = x+7 में हम बिंदु A रख लेते हैं और बिंदु B रख लेते हैं। बिंदु A रखा तो मिलेगा 16 = 4, संतुष्ट नहीं कर रहा। बिंदु B रखा 5 वाला, तो इधर आएगा 4, 16 = 12, ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये लाइन दी है वो A से नहीं गुजर रही, B से नहीं गुजर रही। ये बन गया आयत ABCD, A -3,4 और B 5,4। अब जो आपको दिया है व्यास, वो लाइन कुछ ऐसी है, यह बिंदु P मान लो केंद्र है, ऐसा चित्र बनेगा। A से और B से नहीं गुजर रहा, वो हम यहाँ चेक कर चुके हैं, ठीक है। ये लाइन है आपके पास 4y = x+7, क्लियर यहाँ तक की बात। अब आपसे पूछा है कि इस वृत्त का केंद्र बताओ। क्या हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह दूरी और यह दूरी बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस बिंदु को मान लेते हैं अल्फा, बीटा, केंद्र को क्या मान लिया, अल्फा, बीटा। तो 4 बीटा = अल्फा +7, तो बीटा की वैल्यू अल्फा +7/4 होगा ऐसा? जी बिल्कुल होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी बराबर है त्रिज्या के बराबर, तो PA दूरी = PB दूरी। PA दूरी और PB दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। तो अल्फा +3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -4 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा -5 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -4 का होल स्क्वायर, ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। ये दूरी और ये दूरी बराबर, तो इसमें भी मज़ा आ गया कि यह और यह भाग तो कट ही गया, आसान हो रहा है। देखो अल्फा² + 9 + 6 अल्फा, अल्फा² + 25 - 10 अल्फा, ये अल्फा² भी कट गया। 16 अल्फा = 16, अल्फा बराबर कितना आ गया, 1। अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, इसलिए बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 नहीं 2, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। तो केंद्र कितना हो गया, 1,2। क्या हमसे यही पूछा था, क्या हमसे यही पूछा था? जी, केंद्र ज्ञात करें। केंद्र कितना आ गया, 1,2। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ मैं आपको, मेथड नंबर 2। मज़ा आ रहा है? तो सवालों के एक से अधिक तरीके मिल रहे हैं, आंसर आ चुका है इससे। ये जो लाइन है, ये लाइन, इस पे ध्यान दो, ये 4 और ये 4 4 सेम है, इसका मतलब ये AB क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। AB पैरेलल टू x एक्सिस होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये लाइन बनाई मैंने एक और यहाँ पर नाम दिया है इसको Q, लंबवत। तो PQ पैरेलल टू y एक्सिस होगा कि नहीं होगा? होगा। AB पैरेलल टू x एक्सिस क्यों हुआ? क्योंकि y कांस्टेंट चल रहा है, तो ये लाइन जो इसके लंबवत जाएगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। y अक्ष के पैरेलल रेखा पर क्या कांस्टेंट होता है, x। अब इस जगह पर ये मध्य बिंदु बनेगा, तो बिंदु Q क्या बनेगा, Q बनेगा A और B का मध्य बिंदु, तो बिंदु Q बनेगा 1,4। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन बनेगी x बराबर 1। PQ रेखा क्या बन गई, x बराबर 1। PQ लाइन पर x कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब बिंदु P के लिए x बराबर कितना होगा, 1। x बराबर 1 रखो, y की वैल्यू 2 ज्ञात करो, बिंदु P के निर्देशांक 1,2 मिल गए। मजा आ गया, कितनी जल्दी आंसर आया। देखो
क्या किया है, ए बी रेखा को देखा, ए और बी में y कांस्टेंट था, तो ए बी पैरेलल टू x एक्सिस जा रहा था, तो उसके लंबवत रेखा y अक्ष के समांतर होगी। ये रेखा y अक्ष के समांतर है तो x कांस्टेंट होगा। बिंदु Q का x निकाला, x कितना आया 1, ये मतलब P के लिए भी x कितना होना चाहिए 1, तो बिंदु P का x बराबर क्या होगा, बिंदु P पर x बराबर 1 होगा, x बराबर 1 रख के y निकाल लिया, मतलब केंद्र का x तो मुझे मिल ही गया था, y रेखा में रख के निकाल लिया, कोई दूरी वूरी बराबर करनी ही नहीं पड़ी मुझे, जल्दी आंसर मिला 1,2। दोनों मेथड नोट करके रखिएगा प्लीज। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर की उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना है जो केंद्र पर समकोण बनाती है। अब जीवा है और केंद्र पर समकोण बना रही, तो पहले केंद्र ध्यान दे लो, केंद्र क्या है 0,0 है ना, चित्र बनाया जाए। वृत्त केंद्र O 0,0, जीवा मान लीजिए ए बी, तो यह जीवा ए बी ओ पर कितना कोण बना रही है, समकोण। तो अगर यहाँ केंद्र से लंब डाला जाए, क्या यह कोण 45 डिग्री होगा और यह कोण भी 45 डिग्री होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। त्रिज्या कितनी है r, यह बिंदु D मान लीजिए। किस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, जहां पर मध्य बिंदु है, तो क्या ये मध्य बिंदु ही होगा, तो इसको मान लेंगे h, के। जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना होता है उसको h, k मान लिया जाता है। कर्ण आधार लंब, तो आधार बटे कर्ण cos 45, तो OD अपॉन R इज इक्वल टू कॉस 45 होगा। OD अपॉन R बराबर cos 45 होगा, ठीक है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो अब OD दूरी कैसे आएगी, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, आ गया इतना। हल कर लेते हैं इसको, तो ये होगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू R/2, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R²/2। बस इतना ही तो करना था अपने को, बिंदु पथ आ गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R²/2 उसका आंसर होगा। क्लियर। अब इसी सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर दें और एक नया सवाल बना लें। नया सवाल क्या बना लें, देखो यहीं पे चेंज करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14, वृत्त की उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करें जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का। अब केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ पर ही 45 हटके कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, तो फिर यहाँ cos 45 की जगह कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इतना ही तो चेंज आने वाला है, बाकी सब चीज़ें तो वो की वही रहने वाली है। तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे 1/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। देखो सवाल नया सवाल बन गया कि केंद्र पर समकोण बना रही थी जीवा, अब जीवा केंद्र पर कितना बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो वह आधा आधा होके 30-30 हो गया, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बदल गई, R²/2 की जगह R²/4 आंसर आ गया। इतना सा अंतर आया, कोई चेंज नहीं है। लैंग्वेज बदलना चाहें तो लैंग्वेज को बदल के हम क्या कर सकते हैं, वृत्त x² + y² बराबर R² की उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करें जो मूल बिंदु पर 60 डिग्री बनाती है। भाई केंद्र की जगह मूल बिंदु बोल दिया, बात तो वही है, आएंगे तो यहीं पर, चित्र तो यही बनेगा, कुछ अंतर तो नहीं होगा। दोनों सवाल एक जैसे हैं, कोई खास अंतर दोनों सवालों में नहीं है। नोट कर लीजिए आप दोनों को प्लीज। देखिए अगला सवाल देखिए, फिर उसी से मिलता जुलता। वृत्त x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर बराबर 16 कि उस जीवा के मध्य बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करें जो केंद्र पर समकोण बनाती है। वृत्त बदल दिया है, सिर्फ वृत्त का समीकरण बदला है, क्या कंसेप्ट बदलेगा, कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, कंसेप्ट तो वो का वही रहने वाला है। सबसे पहला काम क्या होगा बेटा अपना, चित्र। जीवा AB, केंद्र C मान लीजिए, 1,2, इसको जोड़ा, केंद्र पर कोण कितना 90, इसको जोड़ दें, यहाँ D मध्य बिंदु, तो ये आधा कोण कितना 45, यह कितना 90, यह त्रिज्या कितनी 4,
सब कुछ गिवन है। त्रिज्या कितनी है 4, केंद्र कितना है 1,2। बस जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उसको क्या मान लोगे, h, k मान लिया h, k। अब इस h, k के अनुसार इसको हल कर लेते हैं। तो ये CD दूरी आधार बटे कर्ण बराबर cos 45, ठीक है ना। देखो आधार बटे कर्ण cos 45 लगा दे। CD दूरी क्या होगी h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 बराबर cos 45 1/√2। हल कर लीजिए इसको। x - 1 का होल स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 16/2। तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 8। अच्छा, इन तीनों सवालों को देख के एक चीज़ पता लगती है कि जो आंसर आता है वो संकेंद्रीय वृत्त आता है। आंसर हमेशा एक संकेंद्रीय वृत्त आता है और उस वृत्त की त्रिज्या छोटी आती है, क्योंकि जब आप ऐसा बना रहे हो तो मध्य बिंदु वाली जीवा 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 ऐसी बनेगी। तो उसका जो मध्य बिंदु होगा उस मध्य बिंदु को लोगे आप, ये मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु, इन सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ोगे तो वापस क्या एक वृत्त ही बनेगा। और वो वृत्त हमेशा कैसा बनेगा, अंदर बनेगा। और वो वृत्त जो अंदर बनेगा तो उसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या से कैसी होगी, छोटी होगी। हमेशा आंसर क्या आएगा, संकेंद्रीय वृत्त आएगा। और वो जो r आएगा वो दी गई त्रिज्या से थोड़ा सा कम आएगा। इसका मतलब आंसर में यहाँ 16 था, 8 आया। पहले वाले में r²/2 आया, उसके बाद वाले में r²/4 आया, इस वाले में r²/2 आया। देखो फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब आंसर सदैव एक संकेंद्रीय वृत्त होगा। नोट रखेंगे इस बात को, है ना। इस प्रकार के प्रश्न का हल सदैव एक संकेंद्रीय वृत्त होगा। इस प्रकार के प्रश्न का हल सदैव एक संकेंद्रीय वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या से कम होगी, जिसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या से कम होगी। इस प्रकार के प्रश्न का हल सदैव एक संकेंद्रीय वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या दिए गए वृत्त की त्रिज्या से कम होगी, हमेशा उससे कम आएगी। ये ध्यान रखना है। पहले त्रिज्या 4 आई थी, अब त्रिज्या 2√2 आ रही है, कम आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है वो चित्र मैंने आपको बना के दिया, क्योंकि मध्य बिंदु हमेशा अंदर होगा और ऐसे मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ संकेंद्रीय वृत्त जो कि दिए गए वृत्त से छोटा वृत्त बना रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक वृत्त के अंदर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त के अंदर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब वृत्त दिया नहीं है तो हम वृत्त को मान लेंगे और त्रिज्या कितनी मान लेंगे, r। ठीक है, तो ये वृत्त मान लीजिए। इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है इस प्रकार से ABC। यहां मान लीजिए केंद्र O। ठीक है, इस वृत्त के अंदर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम मालूम करना चाहते हैं कि कितना होगा। ठीक है, अब वृत्त की त्रिज्या कितनी है नहीं मालूम, मान लीजिए त्रिज्या है r, यहां से यहां तक की दूरी होगी। अच्छा, इसको जोड़ दिया जाए
यह बिंदु डी पर आकर मिल रहा है मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी ये आर। ये ओ सी सी ओ अनुपात ओ डी क्या 2:1 होता है? ये पढ़ चुके हैं बेसिक हम, है ना, कि समबाहु त्रिभुज है तो जो केंद्रक होगा वही परिकेंद्र भी होगा। तो यह केंद्रक इस पूरी माध्यिका को, माध्यिका बनेगी ना ये लाइन, इस माध्यिका को किस अनुपात में तोड़ रहा होगा? 2:1 में तोड़ रहा होगा, ऐसा होगा। तो अगर इस सी डी लाइन को ज्ञात करना हो, यह भुजा है ए, ठीक है, ये भुजा कितनी है? ए। तो इस सी डी भुजा को अगर ज्ञात करना हो तो इसमें से ये वाला हिस्सा कितना है? आर। तो क्या मैं ज्ञात कर सकता हूँ? बिल्कुल, देखो इस सी डी को मैं कह रहा हूँ सी डी है एच, ठीक है, सी डी कितना है? एच। अच्छा, ये ओ डी निकालना है मुझे, ओ डी कैसे आएगा? इसको ये किस अनुपात में तोड़ रहा है? 2:1 में तोड़ रहा है, 2:1 में तोड़ रहा है। तो ये जो OD लाइन होगी, OD होगा, ये होगा 1/3 ऑफ H। OD कितना होगा? OD कितना होगा? इसका 1/3। और OC कितना होगा? 2/3 ऑफ H, 2/3 ऑफ H। तो OC कितना है? R इज इक्वल टू 2/3 ऑफ H। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 3R/2 मिल गई H की वैल्यू। कुल मिला के पूरी ऊंचाई कितनी है? 3R/2। अब H मिल गया तो क्या हम A ज्ञात कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। A/H इक्वल टू 2/√3। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई में संबंध। देखो यहां से यहां तक ये दूरी कितनी थी? R। सिर्फ यह दूरी R थी, यहां से यहां तक वाली, यह दूरी R थी। तो इसको 2:1 में बांट रहा था, तो अगर ये R है तो ये R/2 होगा, इसलिए कुल मिला के कितना हो गया? 3R/2। ये हमने निकाल लिया, ऊंचाई मिल गई। फिर ये ऊंचाई और इसमें संबंध, क्योंकि यहाँ पर कोण कितना होता है? 60 डिग्री, तो उससे A मिलेगा। A की वैल्यू होगी 2/√3 इंटू H, मतलब 2/√3 इंटू H। H की वैल्यू है 3R/2, तो कितना हो गया ये? √3R A। ये √3R क्या है? भुजा की लंबाई। और अगर भुजा की लंबाई मालूम हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इंटू √3R का होल स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया? 3√3R²/4। अब जो भी त्रिज्या होगी उसके अनुसार क्षेत्रफल निकल आएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√3R²/4 आंसर आ गया। देखो वृत्त के अंदर बनने वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल रहा है इससे। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799, अर्थात 18002121 799। थैंक यू।